हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हिंदी वर्णमाला का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। तो चलिए देखते हैं। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आपके एग्जाम में यह भी पूछता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा एवं अन्य प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा वर्णों की संख्या 52 स्वीकृत हुई है। वर्णों की संख्या कितनी स्वीकृत हुई है? 52। प्रसिद्ध व्याकरण कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी वर्णमाला में 43 वर्ण हैं। कुछ अन्य व्याकरण 58 या 59 वर्ण भी मानते हैं। अब देखिए, कुल 52 वर्ण जो हैं वे कौन कौन से हैं। तो कुल 52 वर्ण में स्वर आते हैं 11, अयोगवाह आते हैं 2 और व्यंजन आते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए 33, 4 37, 2 39 मान लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर स्वर में आता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह में आता है अंग, अह। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, अभी हम नीचे सबको विस्तार से देखेंगे। मूल व्यंजन 33 होते हैं, उत्क्षिप्त या आगत या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है, स्वर तथा उनका वर्गीकरण। स्वर और उनका वर्गीकरण कैसे कैसे हुआ है वह हम पढ़ेंगे। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। स्वर में कोई भी बाधा नहीं आती है, बिना अवरोध के वह होता है। देखिए स्वरों का वर्गीकरण, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, मुख विवर खुलने के आधार पर यह निम्न प्रकार के होते हैं जो दिया गया है। अर्ध, देखिए समृद्ध स्वर दिया है, अर्ध समृद्ध दिया है, विवृत स्वर दिया है, अर्ध विवृत स्वर दिया है। समृद्ध स्वर में आता है इ, उ, अर्ध समृद्ध में आता है ए, ओ, स्वर में आता है बड़ा आ, अर्ध विवृत स्वर में आता है ए, आओ। अब देखिए समृद्ध स्वर कैसे उच्चारित होता है। जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच कम से कम दूरी रहने पर ध्वनियों का उच्चारण हो तो समृद्ध स्वर उच्चारित होता है। अर्ध समृद्ध स्वर कैसे उच्चारित होता है? जब समृद्ध की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की दूरी अधिक हो। विवृत स्वर को देख लीजिए, जब जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग के बीच अधिक से अधिक दूरी हो। अर्ध विवृत देख लीजिए, जब विवृत की अपेक्षा जिह्वा और मुख विवर के ऊपरी भाग की थोड़ी दूरी कम हो। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मेन पॉइंट ए आपका है, इसको एकदम आप देख लीजिएगा। एग्जाम में यह बार बार पूछा जाता है, आपसे पूछेगा समृद्ध स्वर कौन है, अर्ध समृद्ध कौन है, विवृत कौन है, अर्ध विवृत कौन है, ऐसे एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब देखिए जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो इसमें अग्र स्वर होते हैं, मध्य होते हैं, पश्च होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र में आता है इ, ए, मध्य में केवल एक आता है य, जो केंद्रीय स्वर भी कहा जाता है। पश्च स्वर में आता है आ, उ, ओ, औ। यहाँ पर देख लीजिए कैसे उच्चारित होता है। जिह्वा के अग्रभाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करना यह अग्र स्वर से होता है। मध्य स्वर से कैसे होता है? जिह्वा के मध्य भाग को उठाकर स्वरों का उच्चारण करना। और पश्च स्वर से कैसे होता है? जिह्वा के पश्च भाग को उठाकर उच्चारण करना। अब देखिए ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो अवृत्तमुखी या वृत्ताकार स्वर, वृत्तमुखी वृत्ताकार स्वर। अवृत्तमुखी में आता है अ, आ, ई, ए, ऐ, और वृत्ताकार या वृत्तमुखी में आता है उ, ओ, औ या आगत स्वर, ये जो आगत स्वर है। अब देखिए इसको कैसे उच्चारित किया जाता है मुख के द्वारा। तो अवृत्तमुखी ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाता है, उससे अवृत्ताकार स्वर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखिए वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ का आकार गोल हो जाता है, उसे वृत्तमुखी आकार। देखिए हमारा वृत्त दिया गया है, इसी से पता चल जा रहा है कि ओठ गोल होगा, और यहाँ अवृत्ताकार दिया गया है, इसी से पता चलेगा कि ओठ गोल न होकर ऊपर नीचे फैल जाएगा। अब देखिए उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हरस्थ स्वर या लघु स्वर कह सकते हैं, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कह सकते हैं। हरस्थ में आता है एक मात्रिक स्वर ए, ई, उ, और द्विमात्रिक स्वर दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ। हरस्थ स्वर में देखेंगे तो ए, ई, उ तथा री को मूल स्वर भी कहते हैं। वहीं पर दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर में देखेंगे तो ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा संयुक्त स्वर
हैं या कौन नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको हमेशा देखना है कि ए ऐ ओ औ संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसी में एक और है पुलुत स्वर। 3 स्वर होते हैं, उच्चारण में लगने वाले स्थान या लगने वाले समय के आधार पर 3 स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, पुलुत। पुलुत यहाँ पर नीचे दिया गया है, देख लीजिए। इसे बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह हिंदी नाटकों में प्रयुक्त होता है। इसे ऐसे या ऐसे चिन्ह से व्यक्त करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े होंगे, लिखा रहता है ओम। ओम जब लिखते हैं हम तो ऐसे एक बना रहता है, तब ऐसे लिखा जाता है। अब बीच में जो आया है यही पुलुत स्वर है, समझ गए। अब देखिए आगे नोट में दिया गया है, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर को संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रचना 2 स्वरों को जोड़कर होती है, जैसे अ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई। मात्रा के आधार पर स्वरों का सर्वप्रथम विभाजन पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण मानव द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले विभिन्न अंगों जैसे कंठ, तालु, मूर्धा तथा ओष्ठ एवं 2 ध्वनि अंगों जैसे कंठ, ओष्ठ, कंठ, तालु से विभिन्न स्वरों का उच्चारण होता है, जो इस प्रकार हैं। कंठ स्वर में आता है अ आ, कंठोष्ठ स्वर में आता है ओ औ। कंठोष्ठ मतलब कंठ प्लस ओठ, और कंठ मतलब केवल कंठ से, केवल कंठ से अ आ बोला जाता है, और कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर ओ औ बोला जाता है। अब नीचे हम देखेंगे ओष्ठ स्वर में कौन कौन से आते हैं। ओष्ठ स्वर में ऊ और बड़ा ऊ, वहीं पर कंठ तालव्य, कंठ और तालु से ए ऐ, वहीं पर केवल तालु से आता है ई, छोटी ई, बड़ी ई, ये केवल तालु से होते हैं। अब मूर्धन्य स्वर होते हैं री। अब हम देखेंगे कुछ पॉइंट ऊपर छूट रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। यहाँ से अयोगवाह वर्ण किसे कहते हैं, जो योग न होने पर भी साथ रहें उसे अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंग अ है। ये 2 स्वर अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार का चिन्ह ए है, एक बिंदु, और इन्हें हिंदी वर्णमाला में विसर्ग कहते हैं, इसका चिन्ह डबल बिंदु है। अब देखिए अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न ही व्यंजन, ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग स्वर और व्यंजन दोनों में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखा है, अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन, ये स्वरों के सहारे चलते हैं। इनका उपयोग दोनों स्वरों तथा व्यंजनों में होता है। अब देखिए स्वरों के अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण। अनुनासिक स्वर चिन्ह में आते हैं बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ। और निरनुनासिक स्वर में आते हैं अ आ, ई उ ए ऐ ओ औ। अंतर क्या है, यहाँ पर समेत चंद्र बिंदु या एक बिंदु लगा है, यहाँ पर नहीं लगा है। हम देखेंगे अब कि अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण श्वास, मुख तथा नाक दोनों से होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में श्वास, मुख और नाक दोनों से बाहर निकलते हैं उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक रूप को चंद्र बिंदु द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए निरनुनासिक किसे कहते हैं, जब किसी स्वर के उच्चारण करने में श्वास केवल मुख से ही बाहर निकलती है तो उसे निरनुनासिक या अनुनासिक कहते हैं। अब देखिए घोष स्वर, अघोष स्वर, अल्पप्राण, महाप्राण भी हम देखेंगे। तो घोष स्वर में देखिए जिसे हम सघोष भी कहते हैं, सभी स्वर जो होते हैं वह घोष होते हैं। घोष कहिए चाहे सघोष कहिए, एक ही बात है, केवल अघोष मत कहिएगा इसे। देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में नाद स्वर कंपन का उपयोग होता है उन्हें घोष स्वर कहते हैं। अब अल्पप्राण देखेंगे, प्रायः सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं सब अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले तो उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, अगर अधिक वायु निकलता है तो उसे महाप्राण कहेंगे। अब देखिए आगे व्यंजन तथा उनका वर्गीकरण हम देखेंगे।